तो दोस्तों इस साल के सबसे चर्चित और मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक टाटा कैपिटल आईपीओ की आखिरकार अनाउंसमेंट हो गई है और आखिरकार हम इस आईपीओ का रिव्यू भी करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये बड़ी साइज का आईपीओ, इसका मार्केट कैप बड़ा है और अक्सर हमने जो बड़े साइज के आईपीओ फेल होते हुए ये देखा है। मतलब वो आईपीओ ज़्यादा नहीं चले, ना ज़्यादा लिस्टिंग गेंस दिया है, ना ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कोई खास रिटर्न बना के दिया है। तो क्या ये आईपीओ चलेगा या फेल होगा, लिस्टिंग गेंस देगा नहीं देगा, वो सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले अगर अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 5 से 6% के बीच में बता रहा है। लगभग आप मान के चलें कि 20 से लेकर 25 रुपए के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। डिमांड ठीक ठाक बन रही है, देखते हैं आगे डिमांड आती है या नहीं आती है। और एंकर लिस्ट बाद में आ जाएगी, डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि बड़ा इश्यूज आई तो एंकर लिस्ट काफी अच्छी ही आनी है। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। टाटा कैपिटल लिमिटेड जो है टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल कंपनी है और ये आरबीआई के द्वारा अपर लेयर जो एनबीएफसी होती है वो कैटेगराइज है आरबीआई के द्वारा। और जो एनबीएफसीज है उनको क्या है कि भाई दिया हुआ है कि भाई आपको लिस्ट करवाना ही है। कोई भी एनबीएफसी हो उसको अल्टीमेटम दिया हुआ होता है कि उसको लिस्ट करवाना, भले ही छोटी एनबीएफसी हो चाहे बड़ी एनबीएफसी हो। इसको सितंबर तक कहा था, बट इन्होंने शायद थोड़ा एक्सटेंड करके अभी थोड़ा और आगे खिसका दिया है। तो कंपनी का जो काम है, मेन काम फाइनेंशियल सर्विसेज का काम है। उसके अंदर एक तो लैंडिंग बिजनेस, मतलब उधार देने वाला, उधार देता है जिससे ब्याज से इसकी कमाई होती है। दूसरा नॉन लैंडिंग जो फाइनेंशियल सर्विसेज आती है वो ये करती है। लैंडिंग बिजनेस मतलब जो इसमें उधार देती है, लोन देती है, कर्ज देती है, वहाँ से 25 टाइप के ये लोन देती है। जैसे अलग अलग होते हैं ना लोन, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, उस तरह के 25 प्रोडक्ट्स, इसके 25 लोन ये देती है। जैसे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, एसएमईज, इस तरह के। दूसरा है इसका नॉन लैंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब जिसमें एक तो उधार देने वाला हो गया, दूसरा उधार देने वाला नहीं है, उसके अंदर दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसके अंदर वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह, इस तरह की कुछ सर्विसेज ये देती है। और अभी लगभग अगर प्रोडक्ट रेवेन्यू देखें, मतलब लैंडिंग बिजनेस से इसका लगभग 97-98% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। और नॉन लैंडिंग बिजनेस से मैक्सिमम आप मान के चले 3% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ज्यादातर इसका काम आप फाइनेंशियल सर्विस के अंदर उधार देने का काम मान सकते हैं। तो ये एनबीएफसी कंपनीज जो है इंडिया के अंदर, उसके अंदर टोटल ईयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से, जितना इसके अंदर में एसेट है उसके हिसाब से ये चौथी नंबर की कंपनी आती है। पहले नंबर पर आती है बजाज फाइनेंस, दूसरा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, तीसरा श्रीराम फाइनेंस और चौथे नंबर पर टाटा कैपिटल आती है। और लिस्टेड कंपनीज में बात करें तो बजाज हाउसिंग रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ी, फिर श्रीराम और फिर टाटा कैपिटल। बाकी अदर्स के मुकाबले इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव है। तो ओवरऑल ये एनबीएफसी सेक्टर डिमांडिंग और काफी अच्छा सेक्टर है, मतलब हमेशा इसकी डिमांड रहती है और इसका ब्रांड ने भी अच्छा है, बड़ी एनबीएफसी है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। और कंपिटेटिव सेक्टर भी खूब है। इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जाने। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं और जून 2025 तक भी दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू लगभग 2023 से 2025 के अंदर 2 गुना से ऊपर हुआ है। और लास्ट अभी 3 महीनों का देखें, मतलब एक क्वार्टर का भी देखे तो वो भी इसके अंदर भी रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर अगर बात करें तो साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालें तो 2023 के अंदर 21.6%, 2024 के अंदर 18.2%, 2025 के अंदर 12.8%। और वापस इस क्वार्टर का देखिए 2025 के जून क्वार्टर तक का तो 13.5%। मतलब मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, बट ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर हमें करोड़ के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बढ़िया बात है। जनरली यही होता है कि जब रेवेन्यू बढ़ता है तो मार्जिन जो है हमें कम होते हुए थोड़े देखने को मिलते हैं। बाकी इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है। रिजर्व्स इसके हाथ में साल दर साल बढ़े हैं। 29,260 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है इसके हाथ में। बोरोइंग्स उधारी 2,11,851 करोड़ रुपए की उधारी है। हालांकि जो ये एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, उनके ऊपर डेट होता है, क्योंकि वो क्या है कि एक तरफ से लोन लेते हैं, दूसरी तरफ देते हैं। बट इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 6.6 का निकल कर आता है, जो कि अपने इंडस्ट्री पीयर्स से काफी हायर है। इंडस्ट्री का अगर एवरेज एक पीई कहें, मतलब एक एवरेज पी जिसको बोलते हैं, तो 3 से 6 के बीच में नॉर्मल है। इसका 6.6 थोड़ा सा हायर है, ठीक है ना। फिर भी अगर 3 से 4 के बीच में हो तो ज्यादा बढ़िया है। इसमें से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 3.74 का है,
श्रीराम का 4.15 का है। मतलब ये दो बड़ी टॉप कंपनियां, इस हिसाब से देखा जाए इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 6.6 थोड़ा हायर है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो उसका पी 36 मतलब 36 का निकल कर आता है, और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 4.1 मतलब 4.1 का निकल कर आता है। रेवेन्यू और AUM के हिसाब से देखें तो जो लिस्टेड पीयर्स है उसमें से तीसरे नंबर की कंपनी आती है बजाज फाइनेंस, दूसरा श्रीराम फाइनेंस, और थर्ड नंबर पर ये कंपनी आती है। अदर्स के पी अगर निकाले तो 12.1 से 37 के बीच में निकल कर आता है। इसका पी है 36 का। तो वैल्यूएशंस वाइज सस्ती बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आप हायर साइड में वैल्यूएशंस कह सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं बट सस्ती नहीं है ये कंपनी। और अदर्स के प्राइस टू बुक देखिए तो 2 से लेकर 6.5 के बीच में निकल कर आते हैं, इसका 4 है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी वैल्यूएशन सस्ती नहीं है। बाकी ROE 12.6% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.2% के आसपास है, कम है, मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है। तो फाइनेंशियली देखा जाए तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, बट डेट जो है अपने इंडस्ट्री पीयर से थोड़ा हायर है। बाकी फंडामेंटल्स वगैरह भी देखिए, वैल्यूएशंस देखिए तो ठीक ठीक नजर आती है कंपनी। मार्केट कैप 1,38,382 करोड़ रुपए का है, मतलब ऑलरेडी ये लार्ज कैप कंपनी है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 6 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया 310 रुपए से लेकर 326 रुपए के बीच में। 46 मतलब 46 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 15,511 करोड़ रुपए का। इसके अंदर फ्रेश इश्यू है 6,846 करोड़ रुपए के, जो कि फ्यूचर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में पैसा काम में आने वाला है। OFS है 8,665 करोड़ रुपए का, और IPO से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 95.6% की। IPO के बाद रह जाएगी 85.5% की, मतलब 75% मिनिमम करनी जरूरी है, तो बाद में 10-10.5% और सेल करेंगे और फायदा कमाएंगे। बाकी रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 13 अक्टूबर को। तो ये हो गई कंप्लीट IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का, होल्ड सेल किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज जैज है, जैज पैरामीटर्स सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। डिसीजन इसकी बेसिस पर आपको नहीं बनाना है, सिर्फ आप जानकारी ले सकते हैं। GMP 5 से 6% अभी कम है, तो 0 नंबर GMP में मिल जाता है। वैल्यूएशंस सस्ती नहीं है, मतलब महंगी ही कह सकते हैं, बट फिर भी देखा जाए प्राइस बैंड के हिसाब से आधा पॉइंट दे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी एंकर लिस्ट की बात करें, एंकर लिस्ट इसकी अच्छी ही आएगी क्योंकि बड़ा इश्यू साइज है, तो एंकर लिस्ट में पूरा 1 पॉइंट लगभग मिल ही जाएगा। बाकी सब्सक्रिप्शन भी ऐसा लग रहा है बड़ा इश्यू साइज के हिसाब से ठीक ठाक मिल सकता है, तो 0.5 मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो 4 में से लगभग 2 पॉइंट बन सकते हैं, मतलब एक संभावना है। तो न्यूट्रल जैसी रेटिंग बनेगी इसके अंदर। ओवरऑल भी यही है भाई, ये बड़ा इशू साइज का IPO है और बड़ा मार्केट कैप है, तो ज़्यादा लिस्टिंग की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। बट हाँ, ये लग रहा है कि भाई ये निराश भी नहीं करेगा, मतलब कुछ हल्का फुल्का लिस्टिंग मिल जाए तो बढ़िया बात है, और इसकी रेटिंग भी न्यूट्रल ही बन रही है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में देखा जाए तो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं NBFC के अंदर, तो टॉप 4थे नंबर पर ये कंपनी आती है। ये अच्छी बात है, मतलब टॉप 5 में होना बहुत अच्छी बात होती है। बाकी ये सेक्टर जो है डिमांडिंग है NBFC का, मतलब काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, इसकी मार्जिन्स वगैरह भी ठीक है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में ये कि डेट टू रेशियो हायर है, अदर पीयर्स के मुकाबले कंपेयर किया तो उसका हायर है। उनका जो नॉर्मल अगर डेट टू रेशियो देखें तो 3 से लेकर 4 या 5 के बीच में होना चाहिए, हाईएस्ट 5, और इसका 6.6 थोड़ा ज़्यादा हायर है, तो ये थोड़ा नेगेटिव लगा। वैल्यूएशंस ओके ज़्यादा सस्ती नहीं है, ये भी नेगेटिव लगा। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट कैप थोड़ा ज़्यादा है, बड़ी कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप है, तो ज़्यादा लिस्टिंग वगैरह की तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं अभी। और इससे थोड़ा अट्रैक्टिव देखें तो बजाज फाइनेंस थोड़ा अट्रैक्टिव नजर आती है वैल्यूएशंस के हिसाब से भी, या डेट उसका कम है उसके हिसाब से भी। श्रीराम फाइनेंस वो भी PE वाइज, वैल्यूएशंस वाइज थोड़ी अट्रैक्टिव नजर आती है इससे। पर्सनली अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म बैट है, मतलब आप सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत फायदा हो जाए शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में, वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का किसी का टारगेट है तो मतलब एक ठीक ठाक रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, तो ज़्यादा रिटर्न की तो क्या उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स लगभग क्लियर हुए होंगे। मैंने पूरी जानकारी लगभग आपके सामने क्लियर कर दी है। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।